गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अभी चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद अनुच्छेद 37 का मैंने चर्चा किया था, जिसमें बताया था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है। क्या है? कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। मीन्स इसको सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, जिस तरह से फंडामेंटल राइट को करवाया जा सकता है। इसकी भी चर्चा मैंने किया था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि नाम ही से आपको दिखता है, ये राज्य को क्या देता है? राज्य के नीति निर्देशक मीन्स राज्य को नीति निर्धारण के लिए क्या करता है? निर्देश देता है। क्या देता है? राज्य को नीति निर्धारण के लिए क्या देता है? निर्देश देता है। राज्य का परिभाषा भी बताए थे कि संविधान का अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा है, जिसका मैंने चर्चा किया था कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राज्य के अंतर्गत सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं आते हैं, बल्कि वो सारे स्थानीय निकाय से लेकर वो सारी कंपनियां, वो सारे उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे को राज्य हम कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर सारे आता है। तो मीन्स ये राज्य का ही दायित्व है। मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का दायित्व किसको है? ये राज्य को है। किसको है? राज्य को है। और राज्य पर यह बाध्यकारी नहीं है। मीन्स कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं है। बाध्यता का मतलब हुआ कि राज्य के पास जो संसाधन होगा उसके अनुसार वो क्या करने का कोशिश करेगा, उसको लागू करने का प्रयास करेगा। तो उसी क्रम में संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है कि सरकार जो है ग्राम पंचायत का गठन करे। क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन करने क्यों कहता है, इस चीज को समझना है। तो ग्राम पंचायत का गठन करने इसलिए कहता है क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। क्या किया जा सके? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। मीन्स सत्ता में कुछ खास लोग ही शामिल नहीं हो, या सत्ता में कुछ खास लोग ही भागीदार नहीं हो। सत्ता में आम आदमी भी भागीदार हो, प्रत्येक जनता भागीदार हो। अब इसको ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नीचे बहुत सारे स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय में सबसे नीचे ग्राम पंचायत भी त्रिस्तरीय। तो इस तरह से देखते हैं कि जब ग्राम पंचायत तक अगर बातें जाती है विकेंद्रीकरण का, तो हम देखते हैं कि सत्ता में एक बहुत बड़े जनसंख्या, बहुत बड़े लोगों की कतारें क्या हो जाती है? शासन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, माने संविधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 40 के तहत कि सरकार क्या करे? ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो इसका मीनिंग वही है। इसका मीनिंग है सत्ता का विकेंद्रीकरण से, सत्ता में लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का। उतना ही नहीं, इससे जो है, इससे क्या हो, ग्राम पंचायत को इतनी शक्ति और अधिकार दिया जाए जिससे क्या बने, जिससे वो खुद अपना शासन की एक स्वतंत्र इकाई बनकर, मीन्स वो एक ऐसा स्वतंत्र इकाई बन जाए जो अपना शासन खुद ही स्थापित करे और विकास का फैसला ले सके। कौन? ये ग्राम पंचायत। मीन्स ये कहता है कि एक ऐसा निकाय का गठन किया जाए जहां की आम आदमी की भागीदारी हो और वो स्वतंत्र इकाई हो, वो किसी के हस्तक्षेप में नहीं हो, वो स्वतंत्र इकाई हो। और स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या करे? स्वतंत्र इकाई के रूप में सत्ता में जो है क्या हो? सत्ता में उसका प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। तो ये तो राज्य को क्या दे दिया? संविधान ने राज्य को नीति निर्माण में क्या दिया? निर्देश दिया। एक निर्देश के रूप में दिया कि सरकार जो है ग्राम पंचायतों का गठन करे। अभी बताए कि जो है सरकार ये जो है एक निर्देश देता है संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जिसमें कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया।
सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या सरकार ने इस चीज को गंभीरता से सोचा, या जब उन्होंने अपने नीतियों का निर्धारण किया तो क्या इस बात को उन्होंने रखा, तो यस जरूर उन्होंने रखा। अब आगे हम देखेंगे कि जो संविधान का अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया कि सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करे, इसके लिए जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा पहल किया। कब? 1992 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है सरकार ने क्या किया, एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की गठन की। क्या किया? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का गठन किया, जो क्या करेगा, जो अपनी योजनाएं खुद बनाएगा और उसका जो अपना फंड होगा वो फंड वो अपना जो है खुद उसका यूज करेगा। इतना ही नहीं, ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का तो गठन किया ही गया संविधान 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तरफ तो हमारा संविधान ने क्या दी, राज्य को निर्देश दी, राज्य के अंतर्गत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने का भी हद तक प्रयास किया और इम्प्लीमेंट किया भी, जिसके लिए जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या करना पड़ा और त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। अगर संविधान का अनुच्छेद 41 का हम बात करें तो 41 स्पष्ट रूप से कहता है कि काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। मीन्स ये साफ साफ कहता है कि हमारा जो राज्य है, राज्य इस तरह का नीतियां बनाए, इस तरह का पॉलिसी बनाए जिससे क्या हो, जिससे जो है आम आदमी को, मीन्स सभी को क्या मिले, सभी को रोजगार प्राप्त हो और क्या हो, सभी को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हो। इतना ही नहीं, वैसे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, जो बीमार हैं, जो अपंग है, विकलांग है, सरकार उसको क्या दे, सरकार उसको आर्थिक सहायता एवं अन्य जरूरी चीजें मदद करे। मीन्स ये भी वो इस तरह का सलाहकारी निर्देश था। संविधान का अनुच्छेद 41 साफ साफ कहता है कि काम, शिक्षा एवं सहायता पाने का अधिकार। मीन्स सरकार जो है ये सारी चीजें दे। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया, ये चीजों को देखिए कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 41 के तहत हमारे संविधान ने जो निर्देश दिया नीति निर्माण में, उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमारा सरकार जो है, हमारा राज्य जो है सभी को क्या दे, सभी को काम दे। अब इसके लिए देखिए मनरेगा की शुरुआत की गई। क्या किया गया? मनरेगा की शुरुआत 2005 में। और प्रत्येक व्यक्ति को जो बेरोजगार हैं या जिसको रोजगार नहीं मिल, चाहे जो भी कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया। क्या दिया कि 100 दिन का उसको मजदूरी मिलना ही मिलना है, 100 दिन उसको रोजगार प्राप्त होगा ही। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 41 कहता है कि सभी को काम मिले, सभी को रोजगार मिले, इसके पहल के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा मनरेगा को लाया गया 2005 में और 100 दिन की गारंटी दी गई रोजगार का। इतना ही नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसमें अस्थायी रोजगार और स्वरोजगार के व्यवस्था की बातें की गई है। उसके बाद देखेंगे कि सभी को पढ़ने लिखने का अवसर की बातें अगर करता है तो अब इसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार जो है या राज्य जो है क्या करे, सभी को पढ़ने लिखने का अवसर दे, अवसर प्राप्त कराए। अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कब? 2009 में। 2009 में एक नया अधिनियम आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 भी कहते हैं। इसके लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में संशोधन किया गया, उसमें जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको क्या दिया जाएगा, उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। मीन्स 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित किया गया। कहाँ? अनुच्छेद 21A के तहत। अब अनुच्छेद 21A में अगर जोड़ा गया
इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि अब ये क्या बन गया, अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। मीन्स जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना क्या हो गया, सरकार का ड्यूटी हो गया। मीन्स देना ही देना है। साफ साफ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और फंडामेंटल राइट है, ये दोनों में यही तो अंतर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जहां जो है परिवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, वहीं जो है फंडामेंटल राइट क्या है, प्रवर्तनीय है। मीन्स फंडामेंटल राइट में जो बातें दी गई है उसको जो है सरकार, उसको जो है कोर्ट क्या कर सकती है, उसको न्यायालय लागू करवा सकती है सरकार से। क्या करवा सकती है, लागू करवा सकती है। मीन्स जो फंडामेंटल राइट में सारी बातें हैं, अगर उसको सरकार पूरा नहीं करता है या उसका कोई हनन करता है तो उसके विरुद्ध जो है कहाँ जा सकता है, उसके विरुद्ध कोर्ट जाया जा सकता है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बातें हैं, अगर सरकार या व्यक्ति या संस्था उसको पूरा नहीं करती है तो आप जो है कहीं नहीं जा सकते हैं, किसी के विरुद्ध जो है आप उसका शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि 6 से 14 वर्ष का मुफ्त शिक्षा से संबंधित बातें अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था और 21A क्या है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो यह जो है क्या बन गया, बच्चों का अधिकार बन गया जो 6 से 14 वर्ष का है। तो इस तरह से देखिए, इतना ही नहीं, इससे पहले ही अगर देखिएगा 1995 में तो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना का वही बात है कि जो अपंग हो, बीमार हो, लाचार हो, बच्चा हो, उसके लिए क्या करना है, उसको जो है आर्थिक एवं अन्य जरूरत की चीजें, सरकार ने जरूरत की चीजों को महसूस किया और 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। मिड डे मील योजना देखिए अब क्या है, तो इससे मिड डे मील योजना में जो है क्या दिया गया, बच्चों को पोषण की व्यवस्था की गई और बच्चों के पोषण की व्यवस्था करने से जो है उपस्थिति बढ़ गया, स्कूलों में क्या हो गया, स्कूल में उपस्थिति बढ़ गया, जिससे बच्चों की संख्या जो है स्कूल में बढ़ने लगे। साथ ही साथ बच्चों के पोषण में सुधार हुआ। मीन्स ऐसे बच्चे जो जिसको घर में खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, जो गरीब है, अपंग है, अनाथ है, वैसे बच्चे अब स्कूल भी जा सकते थे और क्या प्राप्त कर सकते थे, स्कूल का भोजन भी प्राप्त कर सकते थे, जिससे उनको जो है पोषण की प्राप्ति होती। उतना ही नहीं, 2018 में आयुष्मान भारत योजना आया है। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत 5 लाख रुपया तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे है या जो गरीब टाइप का है, वो क्या है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान उसको किया जा सकता है। इसके तहत सरकार जो है बहुत बड़ा प्लानिंग किया है, जिसमें जो है लगभग 45 करोड़, 45.5 करोड़ कार्ड को बांटा है। कौन सा कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। उतना ही नहीं, 11.6 करोड़ मीन्स लगभग 11.5 करोड़ जो हॉस्पिटल को क्या किया है, जोड़ा है, जिसमें जो है आयुष्मान भारत से संबंधित कार्ड जिसके पास होगा वो क्या करा सकते हैं, वहां ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और लगभग इस पर जो है 1.73 लाख करोड़ रुपया सरकार का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से देखिए कि जहां एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि विकलांग, बीमार, लाचार, गरीब को क्या करना चाहिए, आर्थिक सहायता एवं जरूरी मदद करे। सरकार ने उस पर उसके साथ क्या है, कदम से कदम मिलाकर काम करने की कोशिश किया है। और आयुष्मान भारत योजना की बातें हो या फिर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बातें हो, वृद्धा पेंशन या फिर जो है क्या विधवा और विकलांग पेंशन योजना की बातें हो, ये सारी चीजों जो है यही सारे लोगों के लिए है। तो इतना ही नहीं, दिव्यांग अधिनियम 2016 जो लाया गया, जिसमें शिक्षा रोजगार में विशेष छूट दिया गया और साथ में उसमें जो है क्या दिया गया, सहायक उपकरण भी दिया गया, जिसमें ट्राईसाइकिल वगैरह दिया जाता है, ताकि जो है जो विकलांग व्यक्ति है वो क्या कर सके, यूज कर सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य ने संविधान ने राज्य को जो नीति बनाने में जो निर्देश देता है वो सलाहकारी होता है। क्या होता है, सलाहकारी होता है। बट उन्होंने कहा कि अगर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो सिद्धांत दिया गया है उसको पालन करना होगा, उसको जो है ध्यान में, जब सरकार नीति बनाए तो उसको ध्यान में रखना ही होगा, तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो नो डाउट इसमें है कि जब भी सरकार जो है कल्याणकारी नीतियां बनाती है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखती है, और उसी का परिणाम है कि आज जहां एक तरफ ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, वहीं मनरेगा जैसे जो है रोजगार से संबंधित योजनाएं शुरू की गई। उतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लाया गया, आयुष्मान भारत योजना 2018 में लाया गया। ऐसे ऐसे हजारों योजनाएं हैं जो क्या किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए उसको जो है सरकार के द्वारा क्या की गई है, पहल किया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि अनुच्छेद 41 केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार इसे लागू करने के लिए मजबूत कानून और कल्याणकारी योजनाएं क्या की है, बनाई है। तो आज हमने बताया अनुच्छेद 40-41 से संबंधित। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।